नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। आज हमारी बेसिक की क्लास रहेगी। आज हमारी जो शुरुआत है कि आज की क्लास में हम कुछ सूत्र देखेंगे और इम्पोर्टेंट जो ट्रिक वगैरह है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आप कंटिन्यू रूप से बने रहिए क्लास में। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या क्या ट्रिक्स होती है और आपको कैसे इसका उपयोग करना है वो देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सब जो काम आने वाली है वही चीज़ें पढ़ेंगे, बिना काम की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बेफालतू की कोई परिभाषा वगैरह नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि परिभाषा वगैरह लिखना तो ये क्या है कि ये वैसे काम नहीं आती परिभाषा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर निकालना है। परिभाषा आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, लेकिन आपको नहीं भी याद होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि आपको एग्जाम में प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको जो काम आने वाली वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ। जैसे आप एक बार इसका यदि आपको कोई भी समय दर या चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह कोई भी दे रखा है तो उसको किस निर्देशांक से दर्शाते हैं वो देखिए, फिर उसके क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखिए, और इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे और इसके बाद हम सवाल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले अपन समय को किससे दर्शाते हैं? समय को हम टी से दर्शाते हैं, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, मूलधन को किससे दर्शाते हैं? हम मूलधन को प्रिंसिपल पी से दर्शाते हैं। तीसरा, हम मिश्र धन को किससे दर्शाते हैं? मिश्र धन को अमाउंट ए से दर्शाते हैं। चौथा, हम साधारण ब्याज को किससे दर्शाते हैं? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई से दर्शाते हैं। पांचवा, चक्रवृद्धि ब्याज को किससे दर्शाते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई से दर्शाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को हम किससे दर्शाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट से दर्शाएंगे। अब ब्याज की दर को किससे दर्शाते हैं? ब्याज की दर को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। और समय को टी से। आपको ये निर्देशांक ध्यान में रखने हैं। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को पी से, क्योंकि मैं अभी आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, साधारण ब्याज को एसआई से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई से प्रदर्शित करते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज किससे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप फॉर्मूले देखिए और फॉर्मूले को किस तरीके से उपयोग करते हैं वो देखिए, क्योंकि आप ये परिभाषा सारे रट भी लोगे तो भी एग्जाम में आपको ये तो पूछा नहीं जाएगा कि इसकी क्या परिभाषा होती है, ये तो लैंग्वेज तो आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको सीधे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सवाल पे फोकस, आप सिर्फ टारगेट पे फोकस करिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए, यदि आपको कोई भी समय देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं, या फिर हम किसी भी व्यक्ति को पैसा या फिर धन उधार देते हैं, तो वो वापस हमें चुकाएगा भी तो सही, लेकिन हम समय देते हैं कि त्रैमासिक पे चुकाना, या फिर अर्धवार्षिक पे चुकाना, या फिर वार्षिक पे चुकाना। तो त्रैमासिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक ये हम समय देते हैं, और इस अवधि के बाद हम क्या करते हैं? मूलधन भी लेते हैं और ब्याज भी लेते हैं। मूलधन और ब्याज दोनों लेते हैं, और मूलधन और ब्याज दोनों लेते हैं तो वो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। और जो लास्ट में हमारा मिश्र धन बनता है वो हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलते हैं। और फिर उसमें से हम यदि मूलधन को कम कर दे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो समझ में आ गया? आपको ये परिभाषा ध्यान में रखनी, लिखनी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पेज नहीं भरेंगे। यहाँ पे पेज भरने के लिए हम नहीं आए हैं, यहाँ पे हम सीखने के लिए आए हैं, ताकि हम एग्जाम में किस तरीके से सवाल को करें ये हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो हम अवधि क्या क्या लेते हैं? अर्धवार्षिक लेते हैं, वार्षिक लेते हैं और त्रैमासिक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला लिखिए वार्षिक। यदि आपको समय कैसा दे रखा हो? वार्षिक दे रखा हो। यदि आपको समय वार्षिक दे रखा हो तब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो मिश्र धन, मैं इंग्लिश में लिख लूँ,
चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, ये होता है। ये क्या है, मिश्र धन ज्ञात करना है। यदि आपको समय वार्षिक दे रखा हो तब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का फार्मूला मिश्र धन इक्वल टू मूलधन मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, यह मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI ज्ञात करना है। तो CI ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय और माइनस मूलधन। ये आपको यदि समय वार्षिक दे रखा है तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन ज्ञात करना है। तब मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस P। बिना फॉर्मूले के सवाल नहीं हो पाएंगे, हो सकता है कुछ एक सवाल ठीक से हो जाए, लेकिन एज इट इज आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आप जब तक वैल्यू नहीं रखोगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और फिर सवाल सॉल्व करिए, तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। अब देखिए, तो ये यदि आपको समय वार्षिक दे रखा हो तब आप मिश्र धन कैसे ज्ञात करोगे और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करोगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब यदि आपको समय अर्धवार्षिक दे रखा हो तब देखिए, यदि आपको समय कैसा दे रखा हो, यदि आपको समय अर्धवार्षिक दे रखा हो, समय कैसा दे रखा हो, अर्धवार्षिक, समय आपको अर्धवार्षिक दे रखा हो तब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो तब आप मिश्र धन कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना है। यदि आपको समय अर्धवार्षिक दे रखा हो तब आपको समय ज्ञात करने के लिए और दर ज्ञात करने के लिए यदि आपको समय ज्ञात करना है, यह आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यदि आपको समय ज्ञात करना है तो समय कैसे ज्ञात करोगे, तो यदि आपको समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करने के लिए जो आपको समय दे रखा होगा तो उसमें 2 का गुणा कर लेना है। समय ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको टाइम दे रखा होगा वार्षिक समय, आज हमारी बेसिक की क्लास है तो इस बेसिक की क्लास को आप ध्यानपूर्वक समझना। यदि आपने ध्यानपूर्वक इस क्लास को नहीं समझा है तो आगे वाले सवाल नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। यदि आपकी नींव मजबूत नहीं हुई है तब आप आगे इमारत खड़ी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप देखिए कि आप जो बेसिक की क्लास है तो उसको ध्यानपूर्वक समझें। यदि आपने इस क्लास को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो बाकी सब सवाल आपके समझ में आ जाएंगे। यदि आपको समय अर्धवार्षिक दे रखा हो तब आपको समय एग्जैक्ट समय ज्ञात करना है, तब आप क्या करोगे, जो आपको समय दे रखा है उसमें 2 का गुणा कर लेना है, तब आपको समय प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको दर ज्ञात करनी है तो दर कैसे ज्ञात करोगे, यदि एग्जैक्ट दर ज्ञात करनी है तो आपको जो वार्षिक दर दी जाती है तो उसका आधा कर लेना है। समय के लिए तो गुणा करना है 2 का, और दर ज्ञात करने के लिए जो दर दे रखी है उसका आधा करना है, तो वार्षिक दर का आधा करना है, वार्षिक दर का आधा करना है। और यदि आपको मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यदि आपको मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन इक्वल टू, मिश्र धन को हम अमाउंट से लिखते हैं तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दर बटा समय, दर बटा 100 की जगह अब क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और पावर टी की जगह क्या हो जाएगा, टी में 2 का गुणा तो 2t हो जाएगा। ये यदि अर्धवार्षिक समय दे रखा हो तब यह फॉर्मूला लगेगा मिश्र धन ज्ञात करने का। समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे आप। यदि आपको समय अर्धवार्षिक दे रखा है तब आपको समय ज्ञात करना है, किसी भी सवाल में आपको समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए आप क्या करोगे, जो समय दे रखा है उसमें 2 का गुणा करोगे तब आपको एग्जैक्ट समय मिलेगा। दर ज्ञात करनी है तो जो वार्षिक दर दे रखी है उसमें 2 का भाग दोगे यदि समय अर्धवार्षिक है तब। और मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस 1 प्लस मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये तो वार्षिक का फॉर्मूला होता है। तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग और यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे। यदि अर्धवार्षिक है तो समय में तो 2 का गुणा और दर में 2 का भाग दे देंगे, दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा कर लेंगे।
यदि आपको समय त्रैमासिक दे रखा हो, ये तो वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात हमारी हो गई। यदि आपको समय त्रैमासिक दे रखा हो तब आप कैसे सोल्व करेंगे? यदि आपको समय त्रैमासिक दे रखा हो, इसके लिए देखिए ये देखिए, यदि आपको समय कैसा दे रखा हो, तीसरा पॉइंट, समय त्रैमासिक दे रखा हो, समय त्रैमासिक दे रखा हो तब आपको कैसे ज्ञात करना है? तब आपको यदि समय ज्ञात करना है तो समय के लिए आप क्या करोगे? समय ज्ञात करने के लिए जो वार्षिक समय दे रखा है, वार्षिक समय दे रखा है उसमें तो 4 का गुणा करोगे, और यदि आपको दर ज्ञात करनी है तो दर ज्ञात करने के लिए जो वार्षिक दर दे रखी होती है उसमें 4 का भाग दे देना है। वार्षिक दर में 4 का भाग दे देना है, दर में 4 का भाग दे देना है। तब इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा यहाँ पे 4 का भाग आ जाएगा तो 4 × 100 400, और यहाँ पे समय कितना हो जाएगा? 4t हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 4t हो जाएगा। समय 40 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। यदि आपको समय अर्धवार्षिक दे रखा हो तब आपको सवाल को किस तरीके से करना है, वार्षिक दे रखा हो तब आपको कैसे करना है, और त्रैमासिक दे रखा हो तब आपको कैसे करना है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैं तरीके भी बताऊंगा, लेकिन जब आपको सवाल करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते रहिए। मैं आपको जब सवाल करवाऊंगा तब आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। यदि आप यहाँ पे ये देखते हो अच्छी तरीके से, तो आपको यदि त्रैमासिक समय दे रखा हो, त्रैमासिक लिख लेना, त्रैमासिक समय दे रखा हो तब आपको समय में क्या करना है? 4 का गुणा और दर में 4 का भाग दे देना है। तब मिश्रधन क्या निकलेगा? मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा यहाँ पे 100 आता है तो 100 में 4 का गुणा कर लिया और यहाँ पे 4 का गुणा कर लिया, तो ये कितना हो गया? r/400, और यहाँ पे 4 की पावर t हो गया, 440 हो गया। अब यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपको समय भी दे रखा है और दर भी दे रखा है, तब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सारणी होती है, उस सारणी को देखिए, सारणी देखिए। फिर यदि आपने सारणी याद कर ली तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। यदि आप सारणी याद नहीं करोगे तो आपको सूत्र से सवाल सोल्व करने पड़ेंगे, वरना आपको एग्जाम में कम से कम सूत्र लगाने पड़ेंगे, आपको सारणी से ही ये सवाल हो जाएंगे। इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, यदि आपको समय भी दे रखा हो और दर भी दे रखा हो तो समय और दर को कैसे देखेंगे? जैसे आपको समय दे रखा होगा, जैसे 1 साल का समय, 2 साल का समय और 3 साल का समय, इस तरीके से आपको समय दे रखा होगा, और दर दे रखी होगी जैसे 4%, 5% और 4%, 5%, और नेक्स्ट ले लेते हम 4, 5 और 10% ले लेते हैं। एग्जैक्ट यही पूछा जाता है, 4% और 5% और 10%, ये इंपॉर्टेंट दरें है, तो इसी पे सवाल बनते हैं अक्सर। तो इसको देखिए, और यहाँ पे ये तो क्या हो गया? ये तो समय हो गया, और ये क्या हो गया? ये नीचे दर हो गया। तब यदि आपको इस तरीके से दे रखा है तब आप कैसे करोगे? यदि समय 1 साल का दे रखा है और समय 2 साल के दे रखा है और समय 3 साल का दे रखा है, और आपको दर दे रखी है 4%, 5% और 10%, इस तरीके से आपको दर दे रखी, तब आपको ये सारणी याद रखनी पड़ेगी। यदि आपको सारणी याद है तो सवाल हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे समय तो दे रखा है लेकिन दर आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर दर आपको दे रखा है लेकिन समय ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, ये आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपको समय दे रखा होगा और दर क्या है ये ज्ञात करो, या फिर दर दे रखी होगी और आपको ये पूछा जाएगा कि आपको ये समय कितने का है तो ये समय ज्ञात करो, तो ये बिना सारणी के सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप चाहो तो सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन आप सूत्र से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सारणी देखिए, हम क्या करेंगे, जो पहली लाइन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, 26/25, पहली लाइन 26/25 हो जाएगी, दूसरी लाइन 21/20 हो जाएगी, और तीसरी लाइन हो जाएगी 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा।
अब 26 का वर्ग क्या होता है? 26 का वर्ग क्या होता है? 26 का वर्ग 676 और 25 का वर्ग क्या होता है? 25 का वर्ग 625। इसी तरीके से 21 का वर्ग क्या होता है? 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग क्या होता है? 20 का वर्ग 400। 11 का वर्ग क्या होता है? 11 का वर्ग 121 होता है और 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग 100। अब इसी तरीके से 26 का क्यूब, साल एक साल का समय दे रखा था, 26/25 लिखा, यहाँ पे 21/20 लिखा और यहाँ पे 11/10 लिखा। यहाँ पे 2 वर्ष तो इसका वर्ग, 3 वर्ष दे रखा है तो इसका क्यूब करो, 4 वर्ष दे रखा है तो इसका 4 बार गुणा करवाओ तब आपका आंसर निकलेगा। 26 का 3 बार गुणा करवाओ, 26 × 26 और फिर 26। 26 का क्यूब कितना होता है? 26 का क्यूब, यदि आपने वर्ग और वर्गमूल और घनमूल की क्लास नहीं देख रखी तो आप घन और घनमूल और वर्गमूल की क्लास देखिए। वहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट तरीके बता रखे हैं कि आपको वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करने और घन और घनमूल कैसे ज्ञात करने। तो आपको घन और घनमूल और वर्गमूल शॉर्टकट तरीके से करते आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक तो वर्ग और वर्गमूल याद करने हैं और 30 तक घन और घनमूल याद करने हैं। यदि आपने याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। और फिर भी याद नहीं होते हैं तो फिर आपकी गलती है, वरना आपको 30 तक, आप यदि कंपटीशन एग्जाम देते हो तो आपको 30 तक वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल याद होने चाहिए। अब 26 का क्यूब कितना होता है? 26 का क्यूब होता है, 26 का क्यूब 17,576। 26 का क्यूब कितना होता है? 17,576 होता है। और 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब 15,625 होता है, 15,625 होता है। और 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब कितना होता है? 9,261, 9,261 बटा 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब होता है 8,000। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब 1,331 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1,000 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये याद है, ये इतनी सारणी याद है तो सारे सवाल हो जाएंगे। यदि आपको ये सारणी याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है। यदि आपको ये सारणी याद है तो सवाल हो जाएंगे, यदि सारणी याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इसको किया? एक बार सारणी को वापस समझिए और इसके बाद हम सवाल पे करते हैं। आपको एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में सवाल को किस तरीके से करना है वो देखेंगे। यदि आपको समय दे रखा है तो आपको दर ज्ञात करनी पड़ेगी, या फिर दर दे रखा है तो आपको समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको कहीं भी आंसर में ये दिख जाए तब आपको समय तो दे रखा होगा, दर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके सामने वाली दर कौन सी? 4%। तो 4% इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष का और आपको दर ज्ञात करनी है, तो दर आपको यहाँ पे आप जब सोल्व करते हो तो आपको ये संख्या कहीं भी दिख जाए तब आपको ये इस संख्या के सामने वाली दर देखनी है। तो ये कितनी है? 5%। 5% इसका आंसर है। यदि आपको 5% दे रखा है एग्जाम में और आपको समय ज्ञात करना है और आप सवाल सोल्व करते हो तब आपको ये वैल्यू मिल जाती है, तो आप क्या करोगे? इसके सामने वाला समय देखोगे। इसके सामने वाला समय कितना है? 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष इसका आंसर है। यदि आपको अंतर पूछा जाए तो अंतर कैसे ज्ञात करोगे? जैसे 6 में से 5 को माइनस करोगे तो 1 प्राप्त होगा, तो इसका अंतर 1। 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 अंतर। 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 अंतर। इस तरीके से अंतर ज्ञात करेंगे। अब हम सवाल पे चलते। चलो बेसिक तो काफ़ी सारा देख लिया, अब हम सवाल पे चलते कि सवाल किस टाइप से आपको पूछे जाते। सवाल देखिए। अब देखिए, 2 मिनट। यदि आपको इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे सवाल देखिए, आपको सवाल क्या पूछा गया है? नरेंद्र ने 25,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो मैंने आपको क्या बताया, यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आप कंटिन्यू रूप से सवाल क्लास को नहीं देख रहे हो तो आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है वही मालूम नहीं होगा तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने प्रॉफिट और लॉस की सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको मिश्रधन क्या होता है और मूलधन क्या होता है। तो यदि आपको मिश्रधन और मूलधन क्या होता है वो आपको पता है तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि यदि आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो तो मिश्रधन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद वापस राशि लौटाएगा तो वो क्या करेगा? मूलधन में से मूलधन और ब्याज सहित वो राशि लौटाएगा। तो मूलधन और ब्याज सहित राशि को चुकाना वो क्या कहलाता है? तो मिश्रधन कहलाता है। तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? मिश्रधन इक्वल टू
चक्रवृद्धि ब्याज अभी मैंने आपको मिश्रधन का फॉर्मूला लिखवाया। तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया था। तो इस फॉर्मूले से आपको सवाल को सोल्व करना है। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहाँ पे 25,000 दे रखा है। तो 25,000 का 25,000 एज इट इज इंटू 1 प्लस दर बटा 100। तो यहाँ पे 100 तो ऊपर आ जाएगा और 100 में राशि 3 दर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। मैं डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। 100 में 10 को जोड़ा तो वो कितना हो गया, 110 हो गया। वो कितना हो गया, 110 हो गया। 100 में 10 को जोड़ा तो वो कितना हो गया, 110 हो गया। तो यहाँ पे 110 बटा यहाँ पे 100 का 100 एज इट इज और समय कितना दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 25,000 का 25,000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 बटा 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब 1000। 10 का क्यूब 1000 होता है। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 25 का गुना 1331 के साथ करवाओ। 25 का गुना 1331 के साथ करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 2 हासिल। 25 या 75, 25 या 75 और 2 कितना हो गया, 77। 77 का 7 हासिल है 7। 25 या 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82। 82 का 2 और हासिल 8, हासिल 8 आ गए। 25 से कम 25, 25 और 8 कितना होता है, 25 और 8 कितना होता है, 33। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33। तो 33,275 आपका राइट आंसर है। तो ये आपको मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया, 33,275, 33,275 आपको मिश्रधन प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपको सवाल में करने हैं एग्जाम में। और आप सवाल कब कर पाओगे, आपको फॉर्मूले याद है। बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अब आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं वहाँ पे आपको लॉजिक बहुत कम लगते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते, मैंने पहले जो सिंपल इंटरेस्ट के सवाल करवाए थे उसमें भी मैंने लॉजिक कुछ बता रखी है। 40% मैंने लॉजिक बता रखी है। तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो और सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एज इट इज ऐसे सवालों में सूत्र याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है, लॉजिक नहीं लगते तो सूत्र कहीं कहीं काम आ जाते हैं, तो सूत्र सपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा था, नरेंद्र ने 25,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यह हमें दे रखा था। तो हमने यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला लगाया। मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, यह होता है। तो आपको दर की जगह दर की वैल्यू रखनी है, मूलधन की जगह मूलधन रखना है और टाइम की जगह टाइम लिखना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में 33,275 आपका आंसर आ जाएगा। 33,275 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या पलायन के कारण प्रतिवर्ष 10% घट गई। पलायन के कारण प्रतिवर्ष कितनी घट गई, 10% घट गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या है। 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो अब क्या है कि एग्जाम में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख ले, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखने में हमारे समय की बचत होगी। तो हम समय की बचत करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या याद करना है, 2 वर्ष के बाद गाँव की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन क्या है, 1000 इंटू 1 प्लस दर। अब यहाँ पे दर क्या है, वो घट रही है। तो मैंने आपको पहले तरीके क्या बता रखे, यदि आपको बढ़ रही है ये लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और घट रही है ऐसा लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक गांव की जनसंख्या 100 है तो उसमें 100 में से 10% घटित वो कितनी हो गई, 90 हो गई। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगी। तो 90 बटा 100 की पावर समय कितना दे रखा है, समय आपको 2 वर्ष का दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग 81। तो 1000 इंटू 9 का वर्ग 81 बटा 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 810। अब आपको यहाँ पे 810 प्राप्त हो गया। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 810 होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में 2 स्टेप, सवाल चाहे कितना भी बड़ा दे दिया जाए और आप भले ही फॉर्मूले का यूज़ करें, लेकिन सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्टेप में करने की आप कोशिश करें। आप पूरे डिटेल में सवाल को मत करिए, क्योंकि पूरा डिटेल में सवाल को करोगे तो पूरा समय इसी सवाल में चले जाएगा।
तो एक एक सवाल में 5-5 10-10 मिनट देने की बजाय तो आप 2-2 स्टेप में सवाल को कीजिए। तो सवाल क्या बोल रहा था और हमने कैसे किया, तो एक बार वापस देखिए। हमें दे रखा था एक गांव की जनसंख्या पलायन के कारण प्रतिवर्ष 10% घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो तो 2 वर्ष के बाद उस गाँव की जनसंख्या क्या है, यह हमें पूछा गया था। हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, ये होता है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 1000, तो 1000 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे 10% घट रही है, कोई भी संख्या बढ़ रही है तो हम 100 में से जोड़ते हैं, घट रही है तो 100 में से माइनस करते हैं। यहाँ पे 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगी। 90 बटा 100 की पावर समय कितना है, समय 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष लिख लिया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, इसको हमें 16 आउट करूँगा तो 810 हमें जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, गांव की जनसंख्या 810 हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 810 हो जाएगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है पिलानी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। पिलानी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 80,000 हो, वर्तमान में जनसंख्या कितनी 80,000 हो, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, हमें 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको टेबल जो बताई थी उस टेबल से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप टेबल से देखिए। टेबल से हम किस तरीके से इस सवाल को करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने टेबल बता रखी थी। टेबल आप निश्चित रूप से पूरी टेबल याद कर लेना, बिना टेबल के ये सवाल नहीं हो पाएंगे। यदि बिना टेबल के भी आप करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। फॉर्मूले से आप दर निकालना चाहो तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि पिलानी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या आपको देखनी है। तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या आपको क्या दे रखी है 80,000 दे रखी है, तो 80,000 का 80,000 एज इट इज लिख लिया, इंटू 1 प्लस दर कितनी है दे रखी है 5%। 5% बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे 100 में 5 जोड़ेंगे। 100 में 5 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 बटा 100 की पावर समय कितना दे रखा है, समय 3 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे 3 वर्ष आ जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये किसके 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 का क्यूब कितना होता है, 80,000 का 80,000 एज इट इज इंटू 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब 9,261, और 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब 8,000, तो 8,000 लिख लिया। अब मैं 8,000 से इसको 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 1 2 3, 8 से ये 80 कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, तो यहाँ पे 9,261 और यहाँ पे 10 का गुणा, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद पिलानी कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 92,610 हो जाएगी, 92,610 हो जाएगी। समझ में आया किस तरीके से हमने सवाल को किया। आपको कुछ नहीं करना है, या आपको फॉर्मूले लगाना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये फॉर्मूले में ही सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको जमा लेना है। यहाँ पे क्या दे रखा था, जनसंख्या 80,000 दे रखा था, तो 80,000 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 5% बढ़ रही है तो 100 में 5 जोड़ो। यदि घट रही है ये लिखा होता तो हम क्या करते, 100 में 5 माइनस करते, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है तो 100 में 5 जोड़ दिया अपॉन 100 की पावर समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का दे रखा है, तो पावर 3 कर लिया। अब इसको मैं 16 आउट करता हूँ, तो ये पूरा 16 आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 92,610 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद पिलानी कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 92,610 हो जाएगी। तो 92,610 इसका राइट आंसर है, 92,610 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है सीमा ने 1,60,000 रुपये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। 2 वर्ष बाद उसे 17,6400 प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ब्याज की
दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर क्या प्राप्त हो जाएगी, ब्याज की दर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सवाल यदि आपको समझ में नहीं आता है तो सवाल को एक बार वापस पढ़िए। सीमा ने 1,60,000 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए, 2 वर्ष के बाद उसे 1,76,400 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको टेबल बता रखी है और आपको फॉर्मूले से भी ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सवाल, चलो मैं इस सवाल को दो तरीके से आपको करवा लेता हूँ। एक तो फॉर्मूले से भी करवा लेता हूँ और दूसरा आपको टेबल से भी करवा लेता हूँ। टेबल से करना ज़्यादा इजी रहेगा। मैं पहले टेबल वाला बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1,76,400। ये तो आपको क्या दे रखा है, ये आपको मिश्र धन दे रखा है और आपको मूलधन कितना दे रखा है, 1,60,000 दे रखा है। तो 1,60,000 और यहाँ पे 1,76,400। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन बटा मूलधन, मिश्र धन बटा मूलधन। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 1,76,400 है। मूलधन कितना है, मूलधन 1,60,000 ये हमें दे रखा है 1,60,000। अब इसको मैं सोल्व आउट करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नीचे ये कितना बचा, 1764 और नीचे 1600 बचा। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये किसके पारे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों 4 के पारे से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये मैं 4 के पारे से कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 4 चौक 16 और 17 1, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 बटा 4 चौक 16 और यहाँ पे 00 का 00 आ जाएगा। अब यहाँ पे 441 बटा 400 और ये 2 वर्ष के लिए देखना है। तो 2 वर्ष के लिए आप देखिए, 2 वर्ष के लिए 441 बटा 400। मैं आपको टेबल बता लेता हूँ। ये शायद इसका आंसर आएगा, शायद ये 5% इसका आंसर आएगा। मुझे ये अनुमान हो रहा है कि ये 5% आंसर आएगा। हम देख लेते, टेबल देख लेते। अच्छा मैं शायद 2 मिनट आप रुको। ये देखिए, ये टेबल देखो, ये टेबल देखिए। यहाँ पे आपको सवाल में क्या दे रखा था, 2 वर्ष के लिए आपको 441 बटा 400 और आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। आपको ये समय दे रखा है, 2 वर्ष का समय दे रखा है और आप सवाल सॉल्व करते वक्त हमारा क्या है, 441 बटा 400 है और यहाँ पे इसके सामने वाली दर कौन सी है, 5% है। तो 5% हमारा राइट आंसर होगा। हमें ये सवाल में ये दे रखा था, 2 वर्ष दे रखा था। हमने जब सवाल को सोल्व किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। तो इसके सामने वाली दर कौन सी है, 5% है। तो 5% हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें यही पूछा गया था। तो अब ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा था, हमें यहाँ पे मूलधन दे रखा था और मिश्र धन दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिश्र धन बटा मूलधन, जब मैंने इसको सोल्व किया तो 441 बटा 400 प्राप्त हुआ। अब ये मुझे सारणी में कहाँ दिख रहा है, तो ये 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष वाली सारणी में देखो तो ये मुझे सामने प्रतिशत दे रखा है 5%। तो 5% इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको सारणी याद हो जाएगी तो ये 5% डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यदि आप फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। किस तरीके से डिफिकल्ट पड़ेगा, तो ये देखिए, मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैंने ये तरीके में आपको केवल इस तरीके से सवाल में आपको टेबल से ही करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले नहीं लिखवाए, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे आपको। तो हमें क्या करना है, हमें जो आपको यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का इस यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, दर इक्वल टू आपको जो A/P, तो मिश्र धन बटा मूलधन की पावर क्या हो जाएगी 1/T और -1 और यहाँ पे इसकी पावर में तो कुछ नहीं आएगा, इंटू 100 आ जाएगा। यदि आप दर ज्ञात करोगे तो यहाँ पे प्रतिशत में आएगा तो इंटू 100 आ जाएगा। ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको सारणी लिखवा रखी है, आप इस तरीके से करोगे ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। ये देखो यहाँ पे A/P, तो यहाँ पे मिश्र धन कितना दे रखा है, मिश्र धन 1,76,400 ये दे रखा है, अपॉन मूलधन कितना दे रखा है 1,60,000 ये मूलधन दे रखा है, कि पावर 1/T समय कितना दे रखा है, समय 2 वर्ष का दे रखा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1 और यहाँ पे इंटू कितना है, इंटू 100 है। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1764 को अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ लूँगा, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 400 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 441 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 441 किसका वर्ग है, 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, 441 किसका वर्ग है, ये देखो, तो 441 ये तो 21 का ही वर्ग है ना,
21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग क्या होता है 400 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है और 21 का वर्ग 441। तो मैं इसको 20 का वर्ग यहाँ पे 21 का वर्ग और 20 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 बटा और नीचे कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे ये कैंसिल आउट और -1 और इंटू में यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पे 21 में से 20 गए तो कितना बचेगा 1 बटा 20 और इंटू में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के पार्ट से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 5 बार कैंसिल आउट होगा। 5% इसका राइट आंसर होगा। अब आप खुद ही देखिए आपको ये तरीका आसान लगा या फिर ये तरीका आसान लगा। आप इस तरीके से फॉर्मूले से भी सवाल सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं अपनाना है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और गड़बड़ी कहीं ना कहीं आप यदि प्लस माइनस या फिर गुणा भाग करने में कहीं भी मिस्टेक करोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आप तो टेबल याद रखिए और सवाल कीजिए। टेबल से सवाल करोगे तो ज़्यादा ईजी है, लगभग 2 स्टेप में सवाल सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है और आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं हो पाएगा और याद कर लो तो भी यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से सवाल को सोल्व नहीं करना, एग्जाम में इस तरीके से आपको सवाल सोल्व आउट करना है। आंसर तो यहाँ पे भी निकलेगा और यहाँ पे भी निकलेगा। यहाँ पे भी 5% निकल रहा था और यहाँ पे भी 5% निकल रहा था, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा ये तरीका आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ये सेकंड नंबर का तरीका यह आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो आप खुद अनुपात लगा दीजिए आपको किस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। अब आप आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है। सवाल बोल रहा है कि 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कुल 6,050 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? हमें यहाँ पे ब्याज की दर निकालना है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए यदि आपको दर निकालनी है या फिर समय निकालना है तो दर और समय के लिए मैंने आपको सारणी बनवा रखी है, तो वो सारणी आप याद कर ले तो दर और समय के जो सवाल है वो आपके आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दर ज्ञात करनी है तो दर ज्ञात करनी है तो आप सीधी सारणी को याद करो, और यदि आपको समय ज्ञात करना है तो भी आप सारणी को सीधे याद करो। यहाँ पे दर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, दर ज्ञात करनी है तो मिश्र धन बटा मूलधन। मिश्र धन आपको कितना दे रखा है 6,050 दे रखा है और मूलधन कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है। तो ये लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको 5 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 5 के पारे से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा 5 एकम 5 और 00। अब यहाँ पे ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 5 एकम 5 और 1 बचा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 121 बटा 100 121 बटा 100 ये, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष के लिए। तो 121 किसका क्यूब होता है तो 121 ये क्यूब हो रहा है। और यहाँ पे 100 भी तो ये 11 का वर्ग कितना होता है 121। हाँ 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100 होता है। अब मैंने क्या लिखवाया था, मैं 4%, 5% और 10% ये मैंने लिखवा रखा था। तो यहाँ 4, 5 और 10 लिखवा रखा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो 10% इसका राइट आंसर होगा। सारणी से ये 10% इसका राइट आंसर होगा। हम सारणी देख लेते हैं, मैं आपको सारणी दिखा लेता हूँ। जहाँ पे कैसे आएगा 121 बटा 100, इसको ध्यान में रखना 121 बटा 100। आपको ये सारणी देखिए, जहाँ पे 2 वर्ष के लिए यह हमें समय दे रखा है और आपको क्या निकालना है दर ज्ञात करना है। अब 121 बटा 100 हमें कहाँ दिख रहा है 2 वर्ष की सारणी में 121 बटा 100 यहाँ पे दिख रहा है। इसके सामने वाली दर कौन सी है 10% है। तो 10% हमारा राइट आंसर होगा। 10% हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि 121 किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है। 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। तो ये किसका 10% इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, 10% इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, तो इस तरीके से एक स्टेप में इसका आंसर निकल गया। आप चाहो सूत्र से कर सकते हो, लेकिन सूत्र डिफिकल्ट पड़ेगा। सूत्र बताओ या फिर रहने दो। सूत्र में क्या करना है, सूत्र में भी ठीक इसी तरीके से ज्ञात करना है। आप क्या करोगे 121 बटा 100 की पावर में क्या होता है 1 बटा समय कितना हो 2 वर्ष का -1 और यहाँ पे टोटल इंटू में 100 आ जाएगा। अब 121 किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 11 बटा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 बटा 10 और -1 और इंटू में 100 आ जाएगा। 11 में से 10 गए कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 बटा 10 और इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10% इसका राइट आंसर। फॉर्मूले से करोगे तो ये 10% आंसर, और ये आप टेबल से करोगे तो ये 10% आंसर। आप जिस भी तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है
8,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद 9,261 रुपया हो जाता है। समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या अब कभी क्या हम क्या देख रहे थे, आपको दर ज्ञात करनी थी, अब आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समय ज्ञात करने के लिए भी हम सूत्र से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सूत्र से कैसे करेंगे और फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे मिश्रधन कितना दे रखा है, 9,261 दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 8,000 रुपया दे रखा है। तो 8,000 रुपया यहाँ पे मैंने मूलधन लिख लिया और यहाँ पे मिश्रधन लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, तो इसको मैं जब सोल्व आउट करूँगा तो यह मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको किसके पारे से सोल्व आउट करूँ, हमें टाइम ज्ञात करना है ना, तो टाइम ज्ञात करना है। तो ये 9,261 और 8,000, ये तो मुझे किसी का क्यूब हो ऐसा लग रहा है। 9,261 और 8,000 ये क्यूब है। ये 9,261 किसका क्यूब है, 9,261 21 का क्यूब है और 8,000 किसका क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। और 21/20, 21/20 इसके सामने वाला प्रतिशत कौन सा था, 5% था। तो 5% था, तो और इसका टाइम 5%। देखो इसके सामने वाला टाइम कौन सा था, हमें तो क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। 5% तो हमें दे रखा है, 5% तो हमें दे रखा है, हमें टाइम ज्ञात करना है। तो इसके सामने वाला 21/20 के सामने वाला टाइम कौन सा था, 1 वर्ष का टाइम था। कितना, 1 वर्ष का 21/20, 2 मिनट, 9,261 21/20, तो ये तो 1 वर्ष का हो गया। और इसका वर्ग करोगे तो ये 2 वर्ष का, और ये तो क्यूब दे रखा है, तो क्यूब दे रखा है तो ये किसका टाइम है, 3 वर्ष का। तो हम सीधे डायरेक्ट ही लिख ले, ये इतना क्यों करें, 9,261 ये तो क्यूब है, किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। 8,000 ये 8,000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, तो ये क्यूब है। तो हमें समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष का समय दे रखा है। तो 3 वर्ष इसका आंसर है। यदि वर्ग दे रखा है तो 2 वर्ष का समय, यदि आपको क्यूब दे रखा है तो 3 वर्ष का समय। तो ये 9,261 21 का क्यूब है, तो ये 3 वर्ष का समय। 8,000 भी 20 का क्यूब है, तो ये 3 वर्ष का समय है। तो ये इस तरीके से आप करोगे, समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 8,000 रुपया आपको मूलधन दे रखा है और मिश्रधन कितना दे रखा है, 9,261। तो 9,261 मिश्रधन इक्वल टू मूलधन कितना है, 8,000। और यहाँ पे 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर 5% है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 और बटा 100 और की पावर समय कितना है, समय तो हमें ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व आउट करो, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा ये यहाँ पे भाग में चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9,261 बटा 8,000 हो जाएगा, बटा 8,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 105 और बटा 100 हो जाएगा, 105 बटा ये 100 हो जाएगा। तो मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, ये मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, और यहाँ पे टाइम। अब ये 9,261 किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, तो मैं 21 बटा 8,000, ये किसका क्यूब है, 8,000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, तो मैं इसको डायरेक्ट 20 लिख लेता हूँ और ये क्यूब लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी। तो टी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। आप जिस भी तरीके से करो तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन आप क्या टेबल से कीजिए, क्योंकि टेबल से करना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि ये इस तरीके से फॉर्मूले लगाओगे तो इसमें 3 से 4 स्टेप में ये सवाल हो पाएगा। लेकिन आप सीधे टेबल से करोगे तो टेबल से तो क्या करना है, जो आपको दे रखा है उसको लिखना है। मिश्रधन कितना है, 9,261 और 8,000 क्या है, 8,000 तो मूलधन है, तो 8,000 नीचे लिख लिया। ये किसका, ये तो क्यूब है, 9,261 क्या है, क्यूब है, किसका क्यूब है, तो 21 का क्यूब है। तो 21 का क्यूब है तो 3 वर्ष का समय। यदि वर्ग दे रखा होता तो 2 वर्ष का समय, और क्यूब दे रखा है तो 3 वर्ष का समय, तो सीधा आंसर निकल रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सवाल समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।